राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी राजगढ़ साम्राज्य की है, जहां पर राजा भानु प्रताप का राज हुआ करता था। राजा भानु प्रताप एक बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में सारी प्रजा बहुत ही खुश और सुखी थी। राजा भानु प्रताप की दो रानियां थीं, रानी पलक और रानी सुमित्रा। महारानी सुमित्रा राजा की बड़ी रानी थीं। राजा का पहला विवाह रानी सुमित्रा के साथ हुआ था। उनके 2 वर्ष के पश्चात राजा का विवाह रानी पलक के साथ हुआ। रानी सुमित्रा का एक पुत्र था, राजकुमार अक्षय, जबकि रानी पलक का एक बेटा था, राजकुमार रतन। राजकुमार अक्षय राजकुमार रतन से बड़ा था, इसलिए राजकुमार अक्षय इस साम्राज्य का होने वाला भावी राजा था। रानी पलक इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह हमेशा से ही रानी सुमित्रा से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। कारण ये था कि रानी सुमित्रा विवाह से पहले एक छोटे से राज्य की राजकुमारी थी, जबकि रानी पलक विवाह से पहले एक बहुत ही बड़े राज्य की राजकुमारी थी। लेकिन असल बात यह थी कि रानी सुमित्रा एक बहुत ही समझदार और अक्लमंद औरत थीं। यहाँ तक कि महाराजा भानु प्रताप भी रानी सुमित्रा की सलाह अपने राजकीय कार्यों में लिया करते थे। साथ ही महल की सारी जिम्मेदारियां भी रानी सुमित्रा ने ही संभाल रखी थीं। दूसरी तरफ महारानी पलक को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि एक छोटे से राज्य से आई हुई राजकुमारी इतने विशाल साम्राज्य की महारानी बने और महल के हर कामकाज को संभाले। रानी पलक को यह भी लगता था कि सुमित्रा का बेटा अक्षय महाराज का उत्तराधिकारी है और आगे चलकर वही इस विशाल साम्राज्य का राजा बनेगा। इन्हीं सब कारणों से रानी पलक बड़ी रानी सुमित्रा से नफरत करती थी। वह हमेशा ही कुछ न कुछ कारणों से सुमित्रा पर झूठे आरोप लगाती रहती थी। इन सब परिस्थितियों के बावजूद राजा भानु प्रताप अपने दोनों रानियों को बराबर सम्मान देते थे। वे दोनों से एक जैसा बर्ताव करते थे। जब रानी पलक की कई छोटी मोटी चालबाजियां नाकामयाब हो गईं, तब उसने एक ऐसी योजना बनाई जिससे वह बड़ी रानी सुमित्रा को अपने रास्ते से हटा सके। अपनी योजना को पूरा करने के लिए रानी पलक ने एक बहरूपिये को महल में बुलवाया और एक एकांत कमरे में ले जाकर उसे अपना षड्यंत्र समझाने लगी। उसके अनुसार उस बहरूपिये को एक नकली साधु का वेश बनाकर महाराज भानु प्रताप के सामने जाना था। उस बहरूपिये साधु को राजा भानु प्रताप के सामने रानी सुमित्रा और उनके बेटे के बारे में एक झूठी भविष्यवाणी करनी थी। रानी पलक ने उस बहरूपिये को महाराज भानु प्रताप की सारी खास बातें बता दी, ताकि वह उन सभी बातों को राजा के सामने बताकर उन्हें प्रभावित कर सके और राजा को उस बहरूपिये पर विश्वास हो जाए। अगले दिन वह बहरूपिया एक साधु का वेश बनाकर राजा के दरबार में जा पहुंचा। जितनी भी बातें रानी पलक ने उस साधु को महाराज के बारे में बताई थीं, वह सभी बातें नकली साधु ने महाराज के सामने बता दी। ये सभी बातें सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए और वह साधु से बहुत ही प्रभावित हुए। सोचने लगे, ये साधु तो सचमुच एक पहुंचा हुआ साधु है, ये तो कोई अंतर्यामी मालूम पड़ता है। इसीलिए राजा उस नकली साधु की सारी बातों पर विश्वास करने लगे। फिर साधु कहने लगा, महाराज, अब जो मैं बात आपके सामने बताने जा रहा हूं, शायद वो बात आपको बहुत ही ज्यादा अजीब लगे और ये भी हो सकता है कि वो बात आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए। ये सुनकर राजा भानु प्रताप कहने लगे, नहीं साधु महाराज, जो भी बात हो आप हमसे बिना किसी हिचक के कहिए। राजा के द्वारा भरोसा दिए जाने पर नकली साधु कहने लगा, महाराज, आपके बड़े पुत्र राजकुमार अक्षय भविष्य में एक अच्छे राजा साबित नहीं होंगे, वो आपका भी अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगे। ये कहते कहते साधु चुप हो गया। आप रुक क्यों गए साधु महाराज? कहिए, आगे आप क्या कहना चाहते हैं? तब साधु कहने लगा, महाराज, राजकुमार अक्षय बड़े होने के बाद आपको जान से मार डालेंगे। ये बात सुनकर राजा को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। महाराज की नजरों में राजकुमार अक्षय एक बहुत ही नेक दिल राजकुमार थे और वो हमेशा अपने पिता का बहुत ही ज्यादा सम्मान करते थे। तब राजा कहने लगे, साधु महाराज, आपने जो बात कही है, क्या वो 100% सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कोई भूल हो रही हो? बहरूपिया कहने लगा, नहीं महाराज, मुझसे कोई भूल नहीं हो रही। इसके बाद साधु ने कहा, महाराज, मेरी सलाह तो यह है कि अगर आप अपना जीवन बचाना चाहते हैं तो आपको राजकुमार अक्षय को इस महल से बाहर निकाल देना चाहिए। अपनी जान बचाने का आपके पास केवल यही एक रास्ता है। ये सब कहने के बाद नकली साधु वहां से चला गया। ये सारी बातें सुनने के बाद महाराज बहुत ही दुखी हुए। भविष्य में उनका चहेता बेटा उनके प्राण ले लेगा। उस रात राजा को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो सारी रात बिस्तर पर करवटें ही बदलते रहे और उसी रात राजा ने यह फैसला ले लिया कि वो राजकुमार अक्षय को अपने राज्य से बाहर निकाल देंगे। अगले ही दिन
महाराज भानु प्रताप ने राजकुमार अक्षय को अपने राज्य से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। जिस समय यह घटना घटित हुई उस समय राजकुमार बहुत ही छोटे थे। जब रानी सुमित्रा को इस आदेश का पता चला तो मानो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रोती बिलखती हुई वह महाराज के पास आई और उनसे ऐसा न करने की विनती करने लगी, परंतु राजा भानु प्रताप पर इसका कोई असर न हुआ। रानी सुमित्रा ने उन्हें मनाने की बहुत ही कोशिश की, परंतु जब उन्होंने देखा कि राजा अपने फैसले पर अटल हैं तो वह कहने लगीं, ठीक है महाराज, अगर आप मेरे पुत्र को इस महल से निकालना ही चाहते हैं तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए। मैं अपने पुत्र को कहीं पर भी अकेला नहीं जाने दूंगी, इसीलिए मैं भी अपने पुत्र के साथ इस राज्य को छोड़ दूंगी। बड़ी रानी सुमित्रा के ऐसा कहने पर भी राजा भानु प्रताप अपने फैसले से टस से मस न हुए। इसके बाद रानी सुमित्रा अपने पुत्र अक्षय को लेकर महल से और फिर उस राज्य से भी दूर चली गईं। कुछ दिनों के सफर के बाद दोनों माँ बेटे एक दूसरे राज्य सोनपुर में जा पहुंचे और वहीं पर रहने लगे। रानी सुमित्रा एक बहुत ही समझदार औरत थीं। वह मिट्टी के घड़े बनाकर और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा करने लगी। अब वे दोनों एक साधारण सा जीवन बिता रहे थे। राजकुमार अक्षय भी अपनी मां की सहायता किया करता था। इस तरह से रानी सुमित्रा और राजकुमार अक्षय का जीवन रातों रात पूरी तरह से बदल गया। वे दोनों एक महल से एक झोपड़ी में पहुंच गए थे। समय अपनी गति से बीता। अब राजकुमार अक्षय बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजगढ़ में राजकुमार रत्न भी बड़ा हो चुका था। वह बहुत ही ज्यादा घमंडी और नकारा किस्म का राजकुमार था। वो कभी भी अपने पिता से तमीज से बात नहीं करता था। उसका व्यवहार एक अच्छे राजकुमार जैसा नहीं था। राजा भानु प्रताप हर समय रतन को समझाने का प्रयास करते थे कि तुम इस विशाल साम्राज्य के राजकुमार हो और कल को तुम्हें ही इस साम्राज्य का राजा बनना है। इसीलिए तुम्हें हर कला में निपुण होना चाहिए। तुम्हें विद्या अध्ययन के साथ साथ युद्ध का भी अभ्यास करना चाहिए ताकि तुम अपनी प्रजा की रक्षा कर सको। परंतु असल बात यह थी कि राजकुमार रत्न एक बहुत ही आलसी व्यक्ति था। उसे ना तो विद्या ग्रहण करना अच्छा लगता था और ना ही युद्ध कला का अभ्यास करना। वो सारा दिन केवल अपनी मनमानी करता, दूसरों का मजाक उड़ाता और हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता। जब भी राजा भानु प्रताप रत्न को कोई बात समझाते तो वो उल्टा उन्हें ही जवाब दे देता। इन सभी परिस्थितियों को देखकर जब महाराज भानु प्रताप को लगने लगा कि राजकुमार रत्न इस विशाल साम्राज्य का राजा बनने के योग्य नहीं है और ना ही उसमें वे सारे गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए, तब राजा ने यह फैसला किया कि वह किसी भी हालत में रत्न को इस विशाल साम्राज्य का राजा नहीं बनने देगा, क्योंकि अगर रत्न भविष्य में राजा बनेगा तो वह प्रजा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखेगा। जब राजकुमार रत्न को इस बारे में पता चला कि उसके पिता उसे भविष्य का राजा नहीं बनाना चाहते, तो उसने सेनापति के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और महाराज भानु प्रताप के कुछ खास मंत्रियों को खाने में विष देकर उन्हें मार डाला। इसके बाद सेनापति और राजकुमार ने मिलकर भानु प्रताप से उसकी राजगद्दी छीन ली। उनका मुकुट और आभूषण भी ले लिए गए। यहाँ तक कि उनके राजसी वस्त्र उतारकर उन्हें साधारण वस्त्र पहनाए गए और फिर महल से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। इन सभी घटनाओं का राजा पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। वह कई दिनों तक नगर नगर गांव गांव भटकता रहा। भटकते भटकते वह एक दिन सोनपुर नगर में जा पहुंचा, जहां रानी सुमित्रा और उसके बेटे राजकुमार अक्षय रहते थे। उस दिन राजकुमार अक्षय घर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए नगर के बाजार जा रहा था, तो उसने देखा कि उसके पिता महाराज भानु प्रताप एक पेड़ के नीचे बड़े उदास बैठे हुए थे। उसके पिता की हालत बहुत ही खराब थी। अपने पिता की ऐसी दुर्दशा देखकर राजकुमार अक्षय को बहुत ही बुरा लगा। वह अपने पिता के पास गया और कहने लगा, पिताजी महाराज, आप सोनपुर नगर में क्या कर रहे हैं? आपकी ऐसी हालत किसने की? महाराज भानु प्रताप अपने पुत्र को पहचान न सके और कहने लगे, बेटा तुम कौन हो? तब अक्षय ने बताया, मैं आपका बेटा अक्षय हूं। महाराज ने जब अपने पुत्र को देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। राजकुमार अक्षय कहने लगे, पिताजी महाराज, आपकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप मेरे साथ चलिए। इसके बाद राजकुमार अक्षय भानु प्रताप को अपनी झोपड़ी में ले आया। घर पहुंचते ही जब रानी सुमित्रा ने महाराज की ऐसी हालत देखी तो उसे बड़ा ही धक्का लगा। उसने अपने पति के चरण छुए। इसके बाद रानी सुमित्रा और राजकुमार अक्षय ने उनकी ऐसी हालत का कारण पूछा। तब महाराज भानु प्रताप ने उन्हें सारी बात बता दी कि आज तक राजकुमार रत्न ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया
और अब राजगद्दी हड़पने के लालच में उसने महाराज के सभी मंत्रियों को मार डाला और सेनापति के साथ मिलकर मुझे महल से बाहर निकाल दिया। सारी बातें जानने के बाद राजकुमार अक्षय कहने लगा, पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है कि राजकुमार रत्न किसी के बहकावे में आ गया है, इसीलिए उसने जल्दबाजी में ऐसा किया है। मुझे विश्वास है कि उसे जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो खुद आपसे माफी मांगने के लिए आएगा। अपने बेटे की बातें सुनकर महाराज मन ही मन सोचने लगे कि अक्षय के मन में अपने भाई के लिए बिल्कुल भी ईर्ष्या या द्वेष नहीं है। इसके बाद उन सभी ने मिलकर भोजन किया और फिर वे लोग सो गए। उस दिन के बाद से महाराज रानी सुमित्रा और अपने बेटे अक्षय के साथ रहने लगे। वे दोनों महाराज भानु प्रताप का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते थे। तीनों पहर जब राजा भोजन कर लेते, उसके बाद ही राजकुमार भोजन करता था। राजकुमार अक्षय अपने पिता की बहुत ही सेवा करता। अब महाराज को राजकुमार अक्षय और सुमित्रा के साथ रहते हुए कई महीने बीत चुके थे। एक दिन जब राजा भानु प्रताप अकेला बैठा हुआ था तो सोचने लगा कि मैंने तो राजकुमार अक्षय को महल से निकाल दिया और उसका पूरी तरह से त्याग कर दिया। मेरी वजह से ही रानी सुमित्रा और बेटे अक्षय को यहाँ इतनी दूर एक अनजान जगह में अकेले जीवन बिताना पड़ रहा है और मेरे ही कारण उन्हें रातों रात महल से एक झोपड़ी में आना पड़ा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरा बेटा अक्षय मुझे कितना सम्मान दे रहा है और मेरी इतनी सेवा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार रतन, जिसे मैंने हमेशा से ही सब कुछ दिया, उसकी सभी इच्छाएं पूरी की और उसने राज्य हड़पने के लालच में मुझे महल से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अब महाराज भानु प्रताप के मन में बहुत ही पछतावा हो रहा था। उसे लगने लगा कि उसने अपने जीवन में यही सबसे बड़ी भूल की कि उसने उस साधु की बात पर भरोसा किया। परंतु अब बात हाथ से निकल चुकी थी। अब भानु प्रताप को अपनी पत्नी और राजकुमार अक्षय के साथ रहते हुए सोनपुर राज्य में लगभग 1 वर्ष बीत चुका था। इसी सोनपुर राज्य का राजा था राजा विजयसेन, जिसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था राजकुमारी चंद्रप्रभा। राजकुमारी चंद्रप्रभा एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी। एक दिन की बात है, राजकुमारी चंद्रप्रभा अपने महल के बगीचे में टहल रही थी। उसे बगीचे में घूमना बहुत ही अच्छा लगता था और आज उसके साथ उसके पिता भी आए हुए थे। बगीचे में टहलते टहलते अचानक राजकुमारी की नजर एक पेड़ पर बैठे हुए बड़े ही सुंदर सुनहरी रंग के तोते पर पड़ी। यह सुनहरी रंग का तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ था और राजकुमारी को ही देख रहा था। राजकुमारी उस पेड़ के नजदीक आ गई और तोते को देखकर कहने लगी, तुम कितने सुंदर पक्षी हो, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें खट्टी मिट्ठी रस भरियां खिलाऊंगी। उसकी बात सुनकर वह तोता कहने लगा, मेरा दिल तो चाहता है कि मैं तुम जैसी नेक दिल और सुंदर राजकुमारी के पास ही रहूं और खट्टी मिट्ठी रस भरियां खाऊं, मगर मैं तो नगर नगर की सैर करने के लिए निकला हूं, इसीलिए अब मैं चलता हूं। ये कहकर वो सुनहरी तोता अपने पंख फड़फड़ाकर वहां से उड़ गया। राजकुमारी चंद्रप्रभा को हैरानी हुई कि वो सुंदर पक्षी मनुष्य की भाषा बोलता था। वह भागकर अपने पिता के पास आई और कहने लगी, पिताजी महाराज, मुझे वो बोलने वाला पक्षी चाहिए, अभी और इसी वक्त। पहले तो राजा विजयसेन की समझ में कुछ भी नहीं आया कि राजकुमारी क्या कह रही है, लेकिन जब राजकुमारी ने पूरी बात बताई कि एक पेड़ पर सुनहरी रंग का तोता आकर बैठा था और वह मनुष्य की भाषा बोलता था, तो राजा कहने लगा, बेटी, मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि यहाँ से सैकड़ों मील दूर, लगभग 1 महीने का मुश्किल सफर तय करने के बाद रतनगिरी नाम का एक पर्वतीय इलाका है। उसी इलाके में ऐसे बोलने वाले पक्षी पाए जाते हैं। मुझे लगता है वो पक्षी वहीं से आया होगा। हो सकता है कि वह कल फिर से आए। अगले दिन राजकुमारी चंद्रप्रभा उस सुनहरी पक्षी का इंतजार करती रही, लेकिन वो पक्षी दोबारा नहीं आया। इसी चिंता में राजकुमारी ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। जब रात हो गई तो वह बिल्कुल निराश हो गई और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। उसकी माँ ने उसे कई तरीकों से बहलाने की कोशिश की, लेकिन बोलने वाले तोते का ख्याल राजकुमारी के मन से नहीं निकला। अपनी बेटी की उदासी देखकर महाराज भी अब परेशान हो चुके थे। जब 2-3 दिन इसी तरह से गुजर गए, तब राजा और रानी को चिंता हुई कि कहीं उनकी बेटी बीमार न पड़ जाए। तब महाराज विजयसेन के मन में एक विचार आया कि वह खुद यह लंबा सफर तय करते हुए रत्नगिरी के इलाके में जाई और वहां से वह सुनहरी तोता पकड़कर राजकुमारी के लिए ले आए। ये बात जब उन्होंने महारानी को बताई तो वह कहने लगी, अगर आप इस सफर पर रवाना हो गए तो आप जानते हैं कि यह महीने भर का लंबा सफर है। इतने दिनों तक राज्य का राजकाज कौन संभालेगा और उस तोते को तलाश करने में न जाने कितना समय और लगे।
मेरी मानिए, आप राज्य में यह घोषणा करवा दीजिए कि जो भी व्यक्ति रतनगिरी के पर्वत या इलाके से उस बोलने वाले सुनहरे तोते को लेकर आएगा, उसे 10,000 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। राजा को अपनी पत्नी की यह तरकीब बहुत ही अच्छी लगी। उसने उसी समय यह घोषणा करवा दी कि जो भी सैकड़ों मील दूर रतनगिरी के पर्वतीय इलाके से उस पक्षी को पकड़कर लाएगा, उसे ढेरों अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। ये घोषणा सुनकर कई लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़े। रतनगिरी का पर्वतीय इलाका बहुत ही दूर था और उसका रास्ता भी बहुत ही मुश्किल था। रास्ते में बहुत से पहाड़, नदियां और जंगल थे। इन जंगलों में तरह तरह के खूंखार जानवर थे। जो लोग गए वह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को ना चढ़ सके। कुछ लोग जंगल के जानवरों को देखकर हिम्मत हार बैठे। नतीजा यह हुआ कि कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी रतनगिरी के पर्वतों से उस सुनहरी तोते को न ला सका। एक दिन यह घोषणा राजकुमार अक्षय ने सुनी तो उसने विचार किया कि क्यों ना वह इस कार्य को पूरा करे। जब उसने यह बात अपने पिता और अपनी माता को बताई तो पहले तो उन दोनों ने इस बात की अनुमति नहीं दी, परंतु राजकुमार अक्षय द्वारा बार बार समझाने पर दोनों माता पिता इस बात के लिए राजी हो गए। अपने माता पिता से आज्ञा लेकर राजकुमार अक्षय महाराज विजयसेन के महल की तरफ चल पड़ा। जब वह महल में पहुंचा तो उसने राजा विजयसेन से रत्नगिरी के पर्वतों में जाने की आज्ञा मांगी। उस समय वहां पर एक युवक और भी मौजूद था जिसका नाम था सूर्यकांत। वह भी उस अनोखे तोते को पकड़ने के लिए महाराज की आज्ञा लेने के लिए आया था। महाराज ने दोनों को इस सफर पर जाने की अनुमति दी और यह भी कहा कि वे दोनों जल्द से जल्द उस पक्षी को लेकर आएं, क्योंकि राजकुमारी चंद्रप्रभा की हालत दिन प्रतिदिन और भी बिगड़ती जा रही है। दोनों नौजवान अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर उस मुश्किल सफर पर चल पड़े। सूर्यकांत नाम का वह दूसरा नौजवान बहुत ही घमंडी था। वह अक्षय से कहने लगा, भाई तुम तो एक मामूली से आदमी हो, जाओ जाकर कोई मेहनत मजदूरी वाला काम करो, तुम क्यों इन चक्करों में पड़े हो। परंतु राजकुमार अक्षय ने जब यह बात सुनी तो इस बात का उसने बुरा नहीं माना और मुस्कुराकर कहने लगा, भाई तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं किसी न किसी तरह से यह काम पूरा कर ही लूंगा। मैं तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ कि जल्द से जल्द राजकुमारी ठीक हो जाए। वे दोनों बातें करते करते काफी दूर निकल आए थे। जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। दो नौजवानों को आता देखकर बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया और उनके आगे आकर रुकने का इशारा करने लगा। बूढ़े आदमी को अपने सामने आता देखकर सूर्यकांत को गुस्सा आ गया। वह क्रोध में कहने लगा, अरे बूढ़े आदमी, तुम कहां से मेरे सामने आकर खड़े हो गए। यह कहते हुए उसने घोड़े से झुककर उस बूढ़े आदमी को धक्का दे दिया और एक तरफ गिरा दिया। बेचारा बूढ़ा अब जमीन पर गिर चुका था। उसे गिरा हुआ देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर राजकुमार अक्षय जल्दी से घोड़े से नीचे उतरा और उसने बूढ़े को जमीन से उठा लिया और कहने लगा, बूढ़े बाबा, आपको कहीं चोट तो नहीं आई। वो बूढ़ा आदमी अपने आप को संभालते हुए खड़ा हो गया और कहने लगा, लगता है कोई बहुत ही दुष्ट इंसान था। अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा है तो मैं कभी भी उससे मदद नहीं मांगता। राजकुमार अक्षय ने कहा, उसे छोड़िए बाबा, मुझे बताइए कि आपको क्या सहायता चाहिए। बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा, हम सुबह से घर जाने के लिए निकले हुए हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन के घर से आ रहा हूँ। हमारा गांव यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। हम दोनों बूढ़े हैं और चल चल कर पूरी तरह से थक चुके हैं। भूख की वजह से भी हमारा बुरा हाल है। हम चाहते हैं कि जल्दी घर पहुंच जाएं और खाना खाकर आराम करें। तुम्हारे पास घोड़ा मौजूद है, तुम्हारी बड़ी ही कृपा होगी अगर तुम हमें गांव तक पहुंचा दो। बूढ़े की बात सुनकर अक्षय ने अपना खाना निकालकर उन दोनों को दे दिया। ये खाना अक्षय की मां ने उसे बांध कर दिया था ताकि सफर के दौरान अगर उसे भूख लगे तो वो ये खाना खा सके। जब बूढ़ा और बूढ़ी दोनों खाना खा चुके तब अक्षय ने उन दोनों को अपने घोड़े पर बिठाया और खुद पैदल चलते हुए घोड़े की लगाम पकड़कर उन्हें उनके घर तक ले आया। घर पहुंचकर दोनों पति पत्नी अक्षय को बहुत ही आशीर्वाद देने लगे। उन्हें घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। अब दोनों बूढ़े पति पत्नी ने राजकुमार अक्षय को इस बात के लिए राजी कर लिया कि आज रात के लिए वो उन्हीं के घर ठहर जाएं, क्योंकि रात को सफर करना ठीक नहीं रहेगा। राजकुमार अक्षय ने उनकी बात मान ली और उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, कहो नौजवान, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। जवाब में राजकुमार ने उसे पूरी कहानी सुना दी और बताया कि वो बोलने वाले सुनहरी तोते की तलाश में रतनगिरी पर्वत की तरफ जा रहा है ताकि वह उस पक्षी को लेकर राजकुमारी चंद्रप्रभा के हवाले कर दें। राजकुमार की बात सुनकर
बूढ़ा आदमी सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, मैंने भी सुना है कि रतनगिरी पर्वत के इलाके में कुछ ऐसे सुनहरी रंग के तोते भी हैं जो मनुष्यों की तरह बोलते हैं, मगर उन्हें वहीं पर जाकर तलाश किया जा सकता है। रतनगिरी पर्वत या इलाके की तरफ जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर तो बहुत ही खतरा है और वो रास्ता बहुत ही मुश्किल है। दूसरा रास्ता बहुत ही आसान रास्ता है। अगर घोड़ा तेज तर्रार हो तो कुछ ही घंटों में वहां पहुंचा जा सकता है और उस रास्ते पर कोई खतरा भी नहीं है। बूढ़े आदमी ने राजकुमार अक्षय को वो रास्ता अच्छी तरह से समझा दिया। उस रात वे सभी सो गए और फिर अगली सुबह जब राजकुमार अपने सफर पर आगे के लिए रवाना होने लगा, तब बूढ़े आदमी ने अपने घर के पीछे लगे हुए एक पेड़ से बहुत सारे अमरूद के फल तोड़े और राजकुमार को देते हुए कहने लगा, रतनगिरी पर्वत के पक्षियों को ये फल बहुत ही अच्छा लगता है। वे बड़े ही शौक से इसे खाते हैं क्योंकि उस इलाके में ये फल नहीं पाया जाता। इसीलिए वो पक्षी इसकी तलाश में यहाँ इतनी दूर तक भी आ जाते हैं। तुम ये फल अपने पास रख लो। मुझे पक्का यकीन है कि इन फलों की खुशबू वहाँ के पक्षियों को तुम्हारी ओर खींच लेगी और हो सकता है कि उनमें से कोई पक्षी ऐसा भी हो जो इंसानों की तरह बातें करता हो। राजकुमार ने अमरूद एक पोटली में बांध लिए और बूढ़े बाबा को धन्यवाद देकर वहां से आगे रवाना हो गया। राजकुमार अक्षय उसी रास्ते पर जा रहा था जो बूढ़े ने उसे बताया था। ये रास्ता बहुत ही साफ सुथरा और हरा भरा था। कुछ ही घंटों में वो रतनगिरी पर्वत के इलाके में जा पहुंचा। ये इलाका बहुत ही हरा भरा और सुगंधित फूलों से सजा हुआ था। राजकुमार का मन हुआ कि कुछ देर के लिए यहाँ पर आराम किया जाए, परंतु दूसरे ही पल उसके मन में ये विचार आया कि इसमें बहुत सा समय खराब हो जाएगा। वह उस बोलने वाले पक्षी की तलाश करने लगा। वह चलते चलते पेड़ों पर नजर गड़ाए हुए था। कुछ ही देर में वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां बहुत से छोटे बड़े पक्षी पेड़ों पर बैठे हुए थे और वे सभी पक्षी चहचहा रहे थे, मगर ऐसा कोई भी नहीं था जो मनुष्य की भाषा बोल रहा हो। राजकुमार बहुत ही उदास हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो एक जगह पर जमीन पर बैठ गया। उसने अपने साथ लाए हुए फल वहां पर फैला दिए। उन फलों की खुशबू से जितने भी पक्षी वहां पर मौजूद थे वे वहां पर आ गए और उन फलों को खाने लगे। पक्षियों को देखकर राजकुमार कहने लगा, अरे प्यारे प्यारे पक्षियों, तुम सबका क्या हाल चाल है? मगर किसी भी पक्षी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार समझ गया कि इन पक्षियों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मनुष्य की भाषा बोलता हो। जब फल खत्म हो गए तो सभी पक्षी वहां से उड़ गए कि तभी एक सुनहरी रंग का तोता उड़ता हुआ वहां पर आया और राजकुमार के सामने बैठ गया। कहने लगा, ओह, लगता है मुझे आने में देर हो गई। सारे फल तो खत्म हो चुके हैं। राजकुमार अक्षय उस सुनहरी तोते को मनुष्य की भाषा में बोलता हुआ देखकर बहुत ही खुश हो गया। उसने एक बहुत ही बड़ा फल निकालकर उस पक्षी के सामने रख दिया और कहने लगा, प्यारे तोते, तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी और भी फल हैं। ये सुनकर वो तोता फुदकता हुआ राजकुमार के पास आ गया और मजे से उसका दिया हुआ फल खाने लगा। फिर राजकुमार ने अपने मतलब की बात उस तोते से की। अरे प्यारे तोते, क्या तुम मेरे साथ मेरे नगर सोनपुर में चलना पसंद करोगे? तोता कहने लगा, क्यों नहीं, मुझे तो वो इलाका बहुत ही पसंद है क्योंकि वहां पर बहुत सारे अमरूदों के बाग हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ चल दूं तो क्या तुम मुझे पिंजरे में तो नहीं रखोगे? क्योंकि मुझे पिंजरे में बंद होकर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम इस बात की चिंता ना करो, मैं तुम्हारी तलाश में बहुत लंबा सफर तय करके आया हूँ। हमारे राजा की बेटी तुम्हारे इंतजार में बिना कुछ खाए पिए कई दिनों से बेसुध पड़ी है। मैं तुम्हें ले जाकर राजकुमारी के हवाले कर दूंगा। वहां पर तुम महल में बहुत ही आराम से रहोगे। मैं उससे ये भी कह दूंगा कि वो तुम्हें पिंजरे में बंद ना करे। तोता कहने लगा, हाँ, कुछ दिनों पहले मैं राजकुमारी से मिल चुका हूँ। जब मैं नगर नगर घूमने के लिए निकला था और सोनपुर महल के बाग में मेरी मुलाकात राजकुमारी से हुई थी। वो एक बहुत ही नेक दिल और अच्छी राजकुमारी है। मैं बहुत ही खुशी से उसके साथ रहने को तैयार हूँ। ये सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ। वो तोता उड़ा और उड़कर राजकुमार के कंधे पर बैठ गया। अब राजकुमार का मकसद पूरा हो चुका था, इसीलिए उसने वापसी का सफर शुरू किया। वो तोता काफी ऊंचाई पर राजकुमार के घोड़े के साथ साथ उड़ रहा था। लंबा सफर तय करने के बाद जब राजकुमार सोनपुर राज्य की सीमा में दाखिल हुआ, तभी उसे वो नौजवान सूर्यकांत आता हुआ दिखाई दिया। उसकी हालत काफी खराब दिखाई दे रही थी। राजकुमार समझ गया कि ये रतनगिरी पर्वत जाने के लिए दूसरे मुश्किल और खतरनाक वाले रास्ते पर निकल गया होगा, जिसके बारे में बूढ़े ने भी उसे बताया था।
सूर्यकांत ने राजकुमार को देख लिया और उसके पास आया। दोनों एक दूसरे से मिले। राजकुमार के पूछने पर सूर्यकांत ने बताया, मुझसे बड़ी ही गलती हुई जो इनाम के लालच में इस सफर पर निकल पड़ा। रतनगिरी पर्वत का रास्ता बहुत ही मुश्किल है। मैं तो बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। इसके बाद राजकुमार ने भी उसे अपनी कहानी सुनाई और बताया कि उसने किस तरह से उन बूढ़े पति पत्नी को अपने घोड़े पर बिठाकर उनके घर तक पहुंचाया और बूढ़े ने खुश होकर उसकी मदद की, जिसकी वजह से वो बोलने वाला सुनहरी तोता हासिल करने में कामयाब हो गया। सूर्यकांत कहने लगा, वो तोता तो तुम्हारे पास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तब राजकुमार ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो देखो। सूर्यकांत ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सुनहरी रंग का तोता उनके ऊपर मंडरा रहा था। उन दोनों को बातें करता हुआ देखकर वो तोता चिल्लाकर कहने लगा, अरे भाई जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि रात हो जाए। ये सुनकर राजकुमार अक्षय ने सूर्यकांत से अनुमति ली और अपने घोड़े को आगे बढ़ने का इशारा किया। सूर्यकांत ने जब उसे जाता हुआ देखा तो मन ही मन में कहने लगा कि अगर मैंने उन बूढ़े पति पत्नी के साथ बुरा बर्ताव न किया होता तो मुझे भी आज बोलने वाला पक्षी मिल चुका होता। मैंने अपने बुरे बर्ताव और अपने घमंड की वजह से अपना ही नुकसान करवा लिया। मेरे घमंड की सजा आज मुझे मिल गई। ये सब सोचते हुए वो अपने रास्ते पर चल दिया। राजकुमार अक्षय जब महल में पहुंचा तो सुनहरी तोते को देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। राजकुमारी ने भी जब उस सुनहरी तोते को देखा तो वो भी खुशी से नाचने लगी। वो सुनहरी तोता राजकुमारी को सौंपते हुए राजकुमार अक्षय कहने लगा, राजकुमारी जी, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। ये पक्षी आपके साथ रहने के लिए बड़ी ही खुशी से तैयार है, परंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा। नौजवान, कहो मैं तुम्हें क्या वचन दूं? राजकुमारी जी ने पूछा। आप मुझे वचन दीजिए कि आप इस पक्षी को कभी भी पिंजरे के अंदर नहीं रखेंगी। कुछ सोचकर राजकुमारी ने कहा, ठीक है नौजवान, मेरा ये वादा है कि मैं इस पक्षी को कभी भी पिंजरे के अंदर बंद नहीं करूंगी। ये हमेशा खुली हवा में ही उड़ेगा। राजकुमारी को खुश देखकर विजय सेन और रानी ने भी सुख की सांस ली। राजा ने अक्षय की हिम्मत और बहादुरी की बहुत ही तारीफ की। अब क्योंकि रात हो चुकी थी, इसीलिए राजा विजय सेन ने अक्षय को उसके घर नहीं जाने दिया और महल के ही अतिथि गृह में उसे रुकवा दिया। रात के समय जब विजय सेन अपनी पत्नी से बातें कर रहा था तो रानी कहने लगी, महाराज, ये युवक इतना बहादुर और बुद्धिमान है। मुझे तो लगता है कि ये कोई साधारण युवक नहीं है। अवश्य ही ये किसी ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखता है। मेरी बात मानिए, आप इससे एक बार इसकी सच्चाई मालूम कीजिए कि ये कौन है और कहाँ रहता है। मुझे तो ये हमारी राजकुमारी के लिए एक योग्य वर लगता है। रानी के कहने पर अगली सुबह महाराज ने राजकुमार को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगा, नौजवान, सच सच बताओ कि तुम कौन हो और किस खानदान से तुम्हारा ताल्लुक है। राजा की ये बात सुनकर अक्षय ने महाराज विजय सेन को सारी बात सच सच बता दी कि वह असल में राजगढ़ साम्राज्य का राजकुमार है और किस तरह से उसके पिता ने उसे महल से निकाल दिया और उसके बाद उसके भाई ने भी पिता के साथ धोखा करते हुए उन्हें महल से निकाल दिया। इस तरह से राजकुमार अक्षय ने अपनी पूरी कहानी विस्तार से राजा विजय सेन को बता दी। सारी बात जानने के बाद राजा विजय सेन ने कहा, राजकुमार, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पत्नी का अनुमान बिल्कुल सही निकला। देखो, तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है और हम पर बड़ा ही उपकार किया है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारा साम्राज्य वापस दिलाने में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तुम वीर हो, बहादुर हो और बुद्धिमान भी हो। तुम चाहो तो मेरी विशाल सेना ले जाओ और अपने बेईमान भाई रतन के महल पर चढ़ाई कर दो और उसे हराकर अपना साम्राज्य वापस ले लो। तब राजकुमार अक्षय ने कहा, महाराज, आपका प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है, परंतु मुझे फैसला करने के लिए एक बार अपने माता पिता से विचार विमर्श करना पड़ेगा। आप मुझे इस समय आज्ञा दीजिए, मैं उनसे सलाह करके जल्द ही आपके पास वापस लौटता हूं। इतना कहकर राजकुमार वापस अपने पिता भानु प्रताप और माता के पास आया। उसने राजा विजय सेन का प्रस्ताव अपने पिता को बताया कि वह राजगढ़ साम्राज्य वापस पाने में उनकी सहायता करना चाहते हैं। भानु प्रताप ये सुनकर बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, पुत्र, इस मौके को हाथ से जाने मत दो और महाराज विजय सेन की सहायता से जल्द अपना साम्राज्य वापस प्राप्त करो। और फिर ऐसा हुआ भी। विजय सेन ने अपनी विशाल सेना राजकुमार अक्षय और उसके पिता भानु प्रताप के सुपुर्द कर दी। इसके बाद राजगढ़ में राजकुमार रतन के महल पर आक्रमण करके उसे बंदी बना लिया गया। तब रतन ने सारी सच्चाई उन्हें बताई और कहा कि यह सारा षड्यंत्र उसकी मां रानी पलक के द्वारा रचा गया था।
उसने ही एक बहरूपीय को साधु बनाकर महाराज के सामने भेजा, जिसकी झूठी भविष्यवाणी के कारण राजा भानु प्रताप ने सुमित्रा और अक्षय को राज्य से बाहर निकाल दिया। सारी सच्चाई जानने के बाद भानु प्रताप ने अपनी छोटी रानी पलक और राजकुमार रत्न को देश निकालने की सजा दे दी। वह अपनी बड़ी रानी सुमित्रा और अपने बेटे अक्षय के साथ महल में आराम से रहने लगा। कुछ समय के बाद राजकुमार अक्षय को राजगढ़ का राजा बना दिया गया। उसका राज तिलक करने के बाद राजा भानु प्रताप अपना बाकी का जीवन ईश्वर की भक्ति में बिताने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।